नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता सहगल, एमएससी होम साइंस सेकंड सेमेस्टर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की छात्राओं के लिए थेरापेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत डायबिटीज मेलिटस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें टिश्यूज की ग्लूकोज उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है। सामान्यतः नॉर्मल डाइजेशन में बॉडी जितने भी शर्करा, स्टार्चेस तथा अन्य को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, जो कि फिर ब्लड द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल में कैरी की जाती है। फिर इस ग्लूकोज का यूज हम इंसुलिन हार्मोन की हेल्प से करते हैं ताकि शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है और ये पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन रहता है। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में इंसुलिन मसल सेल्स के द्वारा भी सिक्रीट होता है और ये हार्मोन आवश्यक होता है रिलीज एनर्जी को रिलीज करने के लिए ग्लूकोज से, जो कि एक सिंपल शुगर रहती है जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से प्राप्त होती है। जैसे कि हमने देखा कि ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में मसल टिश्यू से सिक्रीट होता है, तो इस कारण से हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स को बोला जाता है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जैसे वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग डायबिटीज mellitus. Number 1, acquired and environmental factor. इन्फेक्शन देखा गया है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus ये भी इन्फेक्शन के कारण देखी जाती है। विशेष रूप से देखा गया है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण होती है। डायरेक्ट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, इसमें कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है और डायबिटीज को प्रोड्यूस करती है, जैसे एलेक्सॉन और पायरिन्यूरॉन, ये कुछ जो रहती ड्रग्स रहती है। इनके साथ ही कुछ बीटा सेल के फंक्शंस के कुछ मैकेनिज्म्स रहते हैं जो कि बीटा सेल के फंक्शंस को डैमेज कर देते हैं, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक और फूड में जो नाइट्रोसामिन्स पाए जाते हैं, ये बीटा सेल्स के कार्य को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, चेंजेस इन लाइफस्टाइल, जैसे ओवर न्यूट्रिशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण, सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस यानी लंबे समय तक तनाव में रहना, और कुछ ड्रग्स जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बताया गया है कि ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस उसके कारण देखा जाता है। इसके साथ ही पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स जैसे पेनक्रियाटाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, ये इनके कारण भी डायबिटीज देखी जाती है। और मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन फंक्शंस के अंतर्गत में हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन जैसे कॉर्टिजोल और ग्लूकेगॉन, ये सब के सब डायबिटोजेनिक रहते हैं और जब ये ब्लड में जमा हो जाते हैं तो ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज mellitus। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंतर्गत देखा गया है कि इसमें जो इम्यून सिस्टम रहता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स को ये कंडीशन रहती है डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसके पेशेंट्स जो रहते हैं वो बिलो 20 इयर्स के रहते हैं। यूजुअली ये अंडरवेट रहते हैं और इसको हम कहा जाता है कि ये चूंकि इंसुलिन पर निर्भर करते हैं, इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus के नाम से जाना जाता है, और चूंकि ये कम उम्र में होते हैं तो इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज mellitus भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज mellitus, इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस और सिक्रीशन भी कम हो जाता है।
और अधिकतर पेशेंट्स 40 के अबव, ऐसे जनरली 50 to 60 इयर्स के एज के बीच के रहते हैं, यूजुअली ओवरवेट रहते हैं, और इन पेशेंट्स को डाइट, एक्सरसाइज एंड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स वे रहती हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को लो करने का काम करती है। इन समस्त कारणों से इन्हें हम, चूंकि ये इंसुलिन पर निर्भर नहीं करते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या फिर एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस एक प्रकार की डायबिटीज रहती है जो प्रेग्नेंट वुमन में देखी जाती है, और उनमें जिनमें की डायबिटीज प्रेगनेंसी के पूर्व नहीं रहती है। ये प्रेगनेंसी के मिडिल समय में देखी जाती है, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हेल्दी फूड से और रेगुलर एक्सरसाइज से, परंतु कभी कभी जेस्टेशनल डायबिटीज में इंसुलिन भी लेना पड़ जाता है। अन्य प्रकार में सेकेंडरी डायबिटीज आती है, जो कि पेनक्रियाटाइटिस, कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियाटेक्टोमी यानी उसमें कैंसर हो जाने पर या उसको निकाल देने पर, या फिर इंसुलिन एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स जो रहते हैं उनका सिक्रीशन जो रहता है वो होता है, तो उसके कारण भी देखी जाती है। कुछ मेडिसिन और लिवर डिजीज के कारण भी सेकेंडरी डायबिटीज देखी जाती है। अगर हम कंपेयर करें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को, तो देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज 20 वर्ष के पूर्व होती है, 20 से 25 वर्ष के पूर्व। टाइप 2 40 वर्ष के बाद होती है। 50 से 60 वर्ष के बीच में ज्यादा देखी जाती है। इसके लक्षण बहुत जल्दी टाइप 1 में डेवलप होते हैं, पर टाइप 2 में धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो डायबिटिक पॉपुलेशन में 10% के करीब जो रहता है वो टाइप 1 वाले देखे जाते हैं, जबकि 90% जो रहते हैं टाइप 2 वाले देखे जाते हैं। कीटोएसिडोसिस का डेवलपमेंट टाइप 1 में बहुत कॉमन रहता है, जबकि टाइप 2 में रेयर रहता है। एसोसिएशन विथ ओबेसिटी जो कि टाइप 1 में बहुत ही रेयर देखी जाती है, जबकि टाइप 2 में कॉमन रहती है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स का ये जो रहते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टाइप 1 में, जबकि टाइप 2 में डिस्ट्रॉय नहीं होते। इंसुलिन का सिक्रीशन टाइप 1 में बहुत डिक्रीज हो जाता है, जबकि टाइप 2 में नॉर्मल या इंक्रीज हो जाता है। और यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइप 1 में हमको इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, जबकि टाइप 2 में डाइट, एक्सरसाइज और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या एजेंट्स के द्वारा हम टाइप 2 का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिम्टम्स, इसमें अगर हम देखें डायबिटीज के लक्षण तो वेट लॉस देखा जाता है। इस वेट लॉस में हम देखते हैं कि जो टिश्यूज रहते हैं वो ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से वजन में कमी देखी जाती है। पॉलीयूरिया, इट मीन्स इंक्रीज्ड यूरिनेशन, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिससे बार बार उसको हमको किडनी के द्वारा एक्सक्रीट करना देता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखा जाता है। पॉलीडिप्सिया यानी इंक्रीज्ड थर्स्ट, क्योंकि जब इतना पानी पास हो जाता है और यूरिनेशन ज्यादा होता है तो उसके कारण प्यास भी ज्यादा लगती है। पॉलीफेजिया यानी इंक्रीज्ड हंगर, क्योंकि इस समय में टिश्यूज हमारे ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाते, तो इस कारण से हमेशा वो भूखे रहते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें भूख ज्यादा लगती है। डिहाइड्रेशन, अर्थात इसमें देखा गया है कि अगर हम जितना वाटर एक्सक्रीट होता है बॉडी से तो कई बार बैलेंस नहीं कर पाते हैं हम और पानी कम लेते हैं, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन देखा जाता है। इन सब के कारण फटीग देखा जाता है। ब्लड विजन क्या हो, प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण आईज की लेंस में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखा जाता है, जिससे उनका शेप चेंज हो जाता है, जिससे विजन में भी परिवर्तन आ जाता है। ईची स्किन, ये डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी का सिम्टम है,
जो कि ये तब डेवलप होता है जब डायबिटीज में नर्व डैमेज होती है। इसके कारण स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, तो इसमें हाई ब्लड शुगर लेवल से ग्लूकोज जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि के लिए उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके कारण जो वुंड्स यानी घाव है वो भी धीरे से भरते हैं। जेनाइटल प्रूराइटिस, इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स में इरिटेशन होती है क्योंकि लोकल डिपोजिशन ऑफ शुगर भी देखा जाता है, और इन सब के साथ साथ रेड स्वोलन टेंडर गम्स यानी जो गम्स रहते हैं वो फूल भी जाते हैं और साथ ही मुलायम भी पड़ जाते हैं। डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज मेलिटस, सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहता है वो यूरिन टेस्ट रहता है, पर जब तक ब्लड ग्लूकोज का लेवल 160 to 180 मिलीग्राम पर डीएल ना हो जाए तब तक वो यूरिन में नहीं आता। तो इसके लिए यूरिन टेस्ट के लिए एक बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया जाता है, जिसमें 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डाल दिया जाता है। 2 मिनट के लिए इसको बॉईल करते हैं और फिर हम कलर चेंजेस देखते हैं। जैसे ब्लू सॉल्यूशन है मतलब शुगर नहीं है, ग्रीन और येलो पीपीटी आया हुआ है उसमें तो ट्रेसेस हैं, ऑरेंज रेड है तो मॉडरेट है, और ब्रिक रेड है तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इसमें पाई जा रही है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किया जाता है डायबिटीज मेलिटस के डायग्नोसिस के लिए, जिसमें ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करते हैं। ये हमारे को एवरेज जो ब्लड शुगर लेवल है जो पिछले 2-3 महीने है होता है उसके बारे में बताते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ ब्लड शुगर जो कि हीमोग्लोबिन से अटैच रहती है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन रहता है, आरबीसी में देखा जाता है, उसके द्वारा हम परसेंटेज को ब्लड शुगर को मेजर करते हैं। जैसे अगर हाई ब्लड शुगर लेवल होगा तो ज्यादा शुगर जो है वो हीमोग्लोबिन से अटैच होगी। रैंडम ब्लड शुगर, इसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं, किसी भी समय ले लेते हैं, और ये भी इस ओर देख लिया जाता है कि कभी भी उसने खाना खाया हो इसका भी ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, इसमें ओवरनाइट फास्टिंग के बाद जैसे रात भर कुछ ना खाए, सुबह बिना कुछ खाए पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है। ओरल ग्लूको टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट में पर्सन को पहले रात भर खाली पेट रखा जाता है और फिर फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए ब्लड लिया जाता है, फिर उसको शुगरी लिक्विड जो है वो पिलाया जाता है, और फिर ब्लड शुगर लेवल को पीरियोडिकली नेक्स्ट 2 आवर्स तक हम चेक करते हैं या टेस्ट करते हैं। ये कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज अर्थात प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किया जाता है। ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें देखिए A1C में पहले बताया गया कि नॉर्मोग्लाइसीमिया अगर किसी को है तो 5.7% से वो कम आएगा, प्री डायबिटिक्स का 5.7 से 6.4 के बीच, और डायबिटिक मेलिटस वाले का 6.5 से अबव आता है या 6.5 से शुरू होता है। रैंडम ब्लड शुगर के बारे में भी देखिए कि जिनको डायबिटिस मेलिटस होता है तो 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम या उतना ही रहता है। अब हम देखें फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं तो नॉर्मोग्लाइसीमिया वालों का 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम रहता है, प्री डायबिटिक्स का 100 to 125 और डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट्स का 126 या उससे अबव है। उसी प्रकार ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में नॉर्मोग्लाइसीमिया में ये 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम होता है, प्री डायबिटीज में 140 से 199 मिलीग्राम पर डीएल या डेसीलीटर रहता है, और डायबिटीज मेलिटस में 200 या फिर उससे कम रहता है। इसमें बताया गया है कि जो डायबिटीज या डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए कि पर्टिकुलर डे में या उसमें उनका ब्लड शुगर लेवल कितना है। मेटाबॉलिज्म इन डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म मींस जो सम रहता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस का वो लिविंग सेल्स में, उसके बारे में हम देखते हैं।
उसको ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें सारे रिएक्शंस आते हैं जिससे कि बॉडी को फूड से एनर्जी मिलती है और वो किस प्रकार उसको स्पेंड करता है। परंतु मेटाबॉलिक डिजीजेस में जो वेरियस रिएक्शंस होते हैं सेल्स के, वो प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि एक या एक से अधिक हार्मोन्स जो रहते हैं वो उनका एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है। तो जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है डायबिटीज मेलिटस की, वो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण देखी जाती है। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन की कमी से मेटाबॉलिज्म किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में टिश्यूज के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाता है। ग्लूकोजेनेसिस तथा ग्लाइकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जिससे हाइपरग्लाइसीमिया और यूरिन में शर्करा आ जाती है जिसे हम ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं, और साथ ही सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन भी होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। इस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में अमीनो एसिड्स का अपटेक कम हो जाता है, प्रोटीन का विघटन अधिक प्रोटियोलाइसिस, ब्लड में पोटेशियम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और यूरिन में पोटेशियम आदि इन सब का एक्सक्रीशन अधिक होता है। साथ में ब्लड में पोटेशियम का लेवल, ब्लड यूरिया का लेवल, नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नियोग्लूकोजेनेसिस यानी अकार्बोज पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण भी अधिक होता है जिसके फलस्वरूप हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया देखा जाता है। फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में इसमें फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है यानी वसा का इसमें विघटन अधिक होता है, लाइपोलाइसिस देखा जाता है, लाइपोजेनेसिस डिक्रीज हो जाता है जिससे प्लाज्मा कीटोन्स का लेवल बढ़ जाता है, प्लाज्मा में फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया भी देखा जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स का रिमूवल डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके ट्रीटमेंट के डायबिटीज मेलिटस के, इसमें फर्स्ट आता है डाइट एंड एक्सरसाइज, सेकंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी और थर्ड इंसुलिन। डाइट एंड एक्सरसाइज में डाइटरी मेजर्स जो है ये इसका बहुत ही एसेंशियल पार्ट है डायबिटिक पेशेंट्स का, क्योंकि चाहे हम डाइट दें या चाहे हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दें या हम इंसुलिन दें, तीनों ही परिस्थितियों में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसमें हमें डाइट को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके कार्बोहाइड्रेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइटरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत सर्वप्रथम ऐसी डाइट देना चाहिए जिससे वेट कंट्रोल में रहे, सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होते रहे, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल ये रहे यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहे जहां तक संभव हो नॉर्मल के करीब रहना चाहिए। एक्सरसाइज, उसी से ही वेट रिडक्शन होता है, साथ में ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है जिसके फलस्वरूप ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लो हो जाता है। अब इसके बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये एक रिलेटिव रैंकिंग है कार्बोहाइड्रेट की वजन में, कि ये किस प्रकार इनको लेने पर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कैसे जो है इनमें अफेक्ट करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो लो ग्लाइसेमिक वैल्यू के रहते हैं यानी 55 और लेस, ये बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और इसके कारण धीरे धीरे यानी लोअर एंड स्लोअर राइज देखा जाता है ब्लड ग्लूकोज में। कंट्रोल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, इसके अंतर्गत हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी यानी ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स जो है टाइप 2 वाले पेशेंट्स को ज्यादातर दिए जाते हैं और अधिकतर ये उन्हीं पर डिपेंडेंट रहते हैं, रिकमेंड इन्हीं को करते हैं टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को। बहुत से प्रकार के ओरल ड्रग्स जो है वो अवेलेबल हैं। ये
पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती हैं ये ड्रग्स कि एडिशनल इंसुलिन को रिलीज करें, या फिर ये उन सेल्स को, बॉडी की सेल्स को हेल्प करती हैं कि इंसुलिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। इसके अंतर्गत नंबर 1 सल्फोनिलयूरियास, इसका ये इनके पेशेंट्स में बहुत ही वैल्यूएबल ट्रीटमेंट रहता है टाइप 2 डायबिटीज वाले में। ये उनको दिया जाता है जो ओवरवेट नहीं है। इसके एग्जांपल्स में टॉलब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड और एसिटोहेक्सामाइड आते हैं। ये मेडिसिन्स ये स्टिमुलेट करती है पेनक्रियास को इंसुलिन के सिक्रीशन। सेकेंड इज बाइग्वेनाइड्स, ये बॉडी की टिश्यूज की सेंसिटिविटी इंसुलिन के प्रति इंक्रीज करती है, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाती है और साथ ही लिवर में हेपेटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, अर्थात ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इसके अंतर्गत मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। कंट्रोल ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, चूंकि इसमें पहले ही हमने देख लिया था कि इनके पेशेंट्स, डायबिटीज के जो पेशेंट्स रहते हैं वो इंसुलिन पर निर्भर करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन एक केमिकल कंट्रोल रहता है जिसमें ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रहता है और यूरिन में भी शर्करा नहीं आती, और इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट और इंसुलिन लेना चाहिए। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। यदि हम इसको ओरली लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, दूसरे फूड प्रोटीन के समान ही डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर ये एबल नहीं रहता कि वो भी ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर सके। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लिया जाता है क्योंकि उनमें हार्मोन जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होता, और बिना उसके हमको ना प्रॉपर एनर्जी मिलेगी ना फ्यूल मिलेगा, क्योंकि ये हमको ग्लूकोज से ही आवश्यक रहते हैं। तो इसके लिए टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं वो इंसुलिन पर निर्भर करते हैं, और इन्हीं सब कारणों से हम उन्हें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। विभिन्न प्रकार के इंसुलिन उपलब्ध है, सेवरल टाइप्स ऑफ इंसुलिन है, वो अलग अलग स्पीड में काम करती है और उनका पर्पस भी अलग अलग होता है। तो ये अमाउंट ऑफ इंसुलिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट किस प्रकार से है। बहुत सारे इंसुलिन पाए जाते हैं, कुछ रैपिड एक्टिंग रहते हैं, यानी तुरंत देते साथ ही उनकी क्रियाशीलता शुरू हो जाती थोड़ी देर में। कुछ शॉर्ट एक्टिंग रहते हैं, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग रहते हैं और कुछ लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं। तो देखते हैं कि इनका अपीयरेंस कैसा है और लेने के बाद इसकी एक्टिविटी कब शुरू हो जाती है, पीक में इनकी एक्टिविटी कितनी रहती है और कितने ड्यूरेशन तक रहती है। उसी के आधार पर फिर जो है दिन में तय किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार की इंसुलिन देनी है, और वो इंसुलिन जो है दिन में कितनी बार उनको लगानी पड़ेगी। इसके साथ बहुत ही आवश्यक है कि जब हम इंसुलिन ले रहे हैं तो उन इंसुलिन के साथ में कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग में जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमको दिन भर में लेना है, उसमें ब्रेकफास्ट में 2/5, लंच में 1/5, स्नैक्स में नहीं लेते, डिनर में 2/5 और बेड टाइम में फिर नहीं लेते। इंटरमीडिएट में 1/7, 2/7, स्नैक्स में 1/7, डिनर में अगेन 2/7 और बेड टाइम में 1/7। लॉन्ग लास्टिंग में 1/5, 2/5 स्नैक्स में नहीं लिया जाता, डिनर में 2/5 और बेड टाइम में 20 to 40 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। रेगुलर इंसुलिन जो हम लेते हैं उसमें 1/3 और स्नैक्स में नहीं लिया जाता, और फिर अगेन डिनर में 1/3 और बेड टाइम में फिर 20 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हम इतना डायबिटीज को अपन ने देख लिए कि इसमें हाइपरग्लाइसीमिया देखा जाता है, ग्लाइकोसूरिया देखा जाता है, इंसुलिन की कमी होती है, कई बार हमको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में रहना पड़ता है, कभी इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस
कौन से टाइप की हमको डायबिटीज है। तो इन डायबिटीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जाते हैं, उसका ध्यान देना अति आवश्यक है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत पहले हाइपोग्लाइसीमिया देखा जाता है, जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल 50 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाता है, जिसका कारण या तो इंसुलिन की मात्रा या ओवरडोज ले रहे हैं, या उसके साथ हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इसमें वीकनेस सी आ जाती है और वो बेहोश सा होने लगता है पेशेंट। नेक्स्ट, डायबिटिक एसिडोसिस एंड कोमा। टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा डेंजर रहता है, लैक ऑफ इंसुलिन और स्ट्रेस के कारण देखा जाता है। लाइपोलाइसिस की क्रिया इंक्रीज हो जाती है, फैटी एसिड का प्रोडक्शन अधिक हो जाता है और लिवर ऑक्सीडाइज करता है फैटी एसिड्स को एसीटोन, एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट में या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड में। ये सब यूरिन में आने लगते हैं, कीटोन यूरिया हो जाता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। उनकी जितनी भी डोसेज है और टाइम है, इंजेक्शन है, वो कौन सा टाइप ऑफ इंसुलिन है, उसको देख करके हम अर्ली सिम्टम्स में ही इसको ट्रीट कर लेंगे, नहीं तो हम इसको फिर हम इसी के द्वारा कोमा में जाने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में ऐसे पेशेंट्स जो कि लंबे समय से डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित है और उनका हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल में नहीं है, तो मल्टीपल प्राइमरीली वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, जो कि कुछ स्मॉल वेसल्स को प्रभावित करते हैं जिनको हम माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं, कुछ लार्ज वेसल्स को प्रभावित करते हैं जिन्हें हम मैक्रोवेस्कुलर कहते हैं। तो माइक्रोवेस्कुलर के अंतर्गत रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी देखा जाता है। तो इस रेटिनोपैथी में आईज में चेंजेस आने लगते हैं, कैपिलरीज में थिकनिंग होने लगती है, आर्टरीज में ब्रोकन देखा जाता है, उसके कारण स्मॉल हेमोरेजेस देखे जाते हैं रेटिना में और इसके कारण कई बार ब्लाइंडनेस तक आ जाती है। रेटिनोपैथी व ब्लड विजन दोनों अलग अलग है। रेटिना दोनों अलग अलग रहते हैं। इसमें आई फ्लूइड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड विजन में अधिक हो जाता है, जिससे आई की लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से में हमारे हल्के से चेंजेस आ जाते हैं। नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में थिकनिंग देखी जाती है, जिससे पहले नेफ्रोपैथी और कई बार रीनल फेलियर भी देखा जाता है। न्यूरोपैथी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, इसमें नर्व्स में इंजरी आ जाती है और ये डिजीज देखी जाती है। विशेष रूप से लेग्स एंड फीट में इसके कारण सेंसरी लॉस देखा जाता है, नमनेस आ जाती है और साथ में फिर लास्ट में इसमें एम्पुलेशन या फिर गैंग्रीन और फिर एम्पुलेशन भी करा जाता है। अतः हमें डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस में एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफेक्शन, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स एंड स्ट्रोक्स और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज देखी जाती है। इसमें मेजर ब्लड वेसल्स की जो इनसाइड लाइनिंग होती है उसमें फाइब्रस प्लेक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे कि वो थिकन हो जाती है, इंटीरियर पार्ट नैरो हो जाते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इसके लिए यही एक प्रिवेंशन है कि डाइट में फैट और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा रहती है वो रिड्यूस कर देनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत साधारण से टिप्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को फॉलो करने चाहिए, जैसे कि स्टार्च, व्हीट, ज्वार, बाजरा, रागी जो है वो लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ शुगर, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। होल पल्सेस जैसे चना, राजमा, सोयाबीन लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्प्लिट पल्सेस। प्रोटीन कंटेंट जो फूड का रहता है उसमें हमें बढ़ाने के लिए ग्राम फ्लोर जो हम घर में आटा पिसाते हैं उसमें सोयाबीन को ऐड करा देना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
और सारी कच्ची सब्जियां सैलेड के फॉर्म में इसको प्लेंटी अमाउंट में लेना चाहिए और कुकिंग मेथड ऐसा अपनाना चाहिए जिसमें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट जो रहे वो रिक्वायर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ डायबिटीज के बारे में समझ गया होगा। थैंक यू।